जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपने मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम उस खतरे के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान के आतंकवादी खतरे से कहीं बड़ा है। एक ऐसे समय में जब हमारे देश के ऊपर एक बार फिर आतंकवादी ने हमला किया है, हमारे 28 निर्दोष नागरिकों की जान ली है, लेकिन खतरा इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है मित्रों। इसलिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें मित्रों। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। मैं हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा मित्रों। और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। खैर मित्रों, ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सोचो मित्रों, अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही देश के ऊपर लेजर से, जैमर से और साइबर से अटैक शुरू कर दिया जाए और हमारे सारे सैन्य उपग्रह को एक साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए, इमेजिंग सिस्टम, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम, निगरानी, लक्ष्यकरण, कोऑर्डिनेशन सिस्टम या तो काम करना बंद कर दें या गलत तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो क्या होगा मित्रों? कैसी स्थिति बनेगी? ऐसी स्थिति बनेगी कि सशस्त्र बलों को इन्फॉर्मेशन मिलनी या तो बंद हो जाएगी या गलत इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी और सशस्त्र बलों की क्षमताएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही निर्णायक रूप से एक तरफ झुक जाएगा, वो भी बगैर लड़े हुए। और मित्रों, जैसे जैसे साइबर वर्ल्ड में दुश्मन की घुसपैठ बढ़ेगी, सैटेलाइट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, ग्राउंड स्टेशन, कमांड स्टेशन, इंटर कोऑर्डिनेशन सिस्टम सब कॉम्प्रोमाइज हो करके काम करने लगेगा। मतलब दुश्मन अपनी मर्जी से जिस दिशा में चाहेगा युद्ध को उस दिशा में मोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोली अभी एक भी नहीं चली है, मिसाइल सीमा पार करने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है और युद्ध निर्णायक हालत में पहुंच गया है। और मित्रों, ध्यान से सुनना कि जो मैं बोल रहा हूं कि कोई ये कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्ध ऐसे ही होने वाले हैं। और मित्रों, अगर यह सब हमारे देश भारत के साथ होने लगे तो क्या हम तैयार हैं ऐसे हमले को झेलने के लिए, ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए? और अगर इस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दे चाइना, तो मित्रों क्या हम करने वाले हैं? और क्या चाइना ऐसी हमला करने की क्षमता रखता भी है या नहीं? इसका अगर उत्तर दे मित्रों तो कड़वा ज़रूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम तैयार नहीं हैं चाइना का ऐसा हमला झेलने के लिए। और चाइना के पास क्षमताएं हैं ऐसा हमला करने की। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही चाइना की तरफ झुका हुआ नजर आने लगेगा अगर हमला इस तरह से होता है। मतलब खतरा सर पर बैठा है और हम कर क्या रहे हैं? लाख टका का प्रश्न बनता है कि हम क्या रहे हैं मित्रों। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम भी हाथ पर हाथ धरे हुए नहीं बैठे हुए हैं। खतरे का अंदाजा भारत सरकार पहले ही लगा चुकी है और इस दिशा में तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। और 2019 में हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम के एक एंटी सैटेलाइट परीक्षण भी सफलतापूर्वक कर लिया है, जिसमें एक सैटेलाइट को मिसाइल के द्वारा नष्ट किया गया था। वो भी एक ऐसी मिसाइल जिसमें एक्सप्लोसिव नहीं था और मिशन शक्ति दिया गया था 1998 के परमाणु विस्फोट के नाम पर मित्रों, क्योंकि 1998 का परमाणु विस्फोट का नाम भी मिशन शक्ति ही था मित्रों। इसके अलावा मित्रों, 2018 में भारत भी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी एस्टैब्लिश कर चुका है, लेकिन इन सब में सैटेलाइट को नष्ट किया गया था। प्रश्न ये है कि नष्ट तो कुछ करना ही नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करना है। बिना मिसाइल, बिना गोली चलाए हुए नष्ट तो मित्रों कुछ करना ही नहीं है। और नष्ट करने के अपने नुकसान हैं मित्रों। यह बात सच है कि 2019 के एंटी सैटेलाइट टेस्ट में एक्सप्लोसिव जब इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसे काइनेटिक एनर्जी से नष्ट किया था, काइनेटिक किल किया था। काइनेटिक किल में मित्रों मिसाइल में एक्सप्लोसिव नहीं होता, बल्कि वह अपनी रफ्तार से टारगेट से टकराती है और टारगेट को नष्ट कर देती है। और इसमें यूज किया था हमने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन, जिसको कि डेवलप किया था बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन बाद में काइनेटिक किल में भी इसका यूज किया गया था। यह मिसाइल 1200 किलोमीटर तक की दूरी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे
सेकंड की रफ्तार से अटैक कर सकती है, पूर्ण सटीकता से अटैक कर सकती है, टारगेट को नष्ट कर सकती है। और इस परीक्षण में नष्ट किया था इसने माइक्रोसेप्ट आर नाम का 740 किलोग्राम वजनी 276 किलोमीटर की हाइट पर एक टारगेट को, वो भी बिना एक्सप्लोसिव के। लेकिन मित्रों, ऑपरेशन पूर्ण रूप से बेशक सफल रहा था, जटिल भी था, क्योंकि उस हाइट पर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूवमेंट करते हुए उपग्रह को नष्ट करने के लिए जिस लेवल की कैलकुलेशन और जिस लेवल की प्लानिंग चाहिए ना, वो अपने आप में जटिल काम है। अगर कुछ सेंटीमीटर की गड़बड़ हो जाए तो पूरा का पूरा मिशन खराब हो जाता है। लेकिन मित्रों, मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और हम लोग उस क्लब में शामिल हो गए जिनके पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट को नष्ट करने का सिस्टम है। 2007 में चाइना, 2008 में अमेरिका और 2019 में हम यह करके एक क्लब में शामिल हो चुके हैं मित्रों। उस कतार में शामिल हो चुके हैं जिनके पास सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमताएं हैं मित्रों। लेकिन सैटेलाइट को नष्ट करना अपने आप में आने वाले वारफेयर के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं होने वाला है मित्रों, क्योंकि सैटेलाइट नष्ट करने से सैटेलाइट के टुकड़े अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और वो अंतरिक्ष को एक कबाड़ में बदलते जा रहे हैं। इसके चलते आने वाले समय में जो भी अंतरिक्ष के ऑपरेशन किए जाएंगे वो उनको खतरा होगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की हालत में होंगे। ये बात सही है कि इस 2019 में इस ऑपरेशन से हम बता चुके हैं कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन काइनेटिक किल कोई फायदे का सौदा नहीं है मित्रों। बाहर तो यूएसए ने लो ऑर्बिट में इसका परीक्षण किया था, जबकि चाइना ने 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया था और जिस उपग्रह को नष्ट किया था उसके लगभग 3000 टुकड़े आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं मित्रों। और यह तो सिर्फ एक घटना है। इसके अलावा अगर भविष्य में ऐसा काम किया जाता है तो अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर जो कबाड़ इकट्ठा होगा वह पहले से ही मौजूद एक्टिव सैटेलाइट, खराब सैटेलाइट, यूज रॉकेट और दुनिया भर के टेस्टों से उत्पन्न कबाड़ से भरा हुआ है। और अगर अंतरिक्ष वार शुरू हो गया ना इस तरह से काइनेटिक किल के द्वारा, तो क्या परिस्थिति होंगी यह बताने की जरूरत ही नहीं है। चाहे कितना भी ढंग से प्लान कर लो मित्रों, हर बार कुछ ना कुछ कबाड़ तो अंतरिक्ष में ऐड हो ही जाता है। और यदि वह टुकड़ा जो उपग्रह के नष्ट होने से निकला है किसी अन्य उपग्रह से टकराता है तो अरबों की सैटेलाइट संपत्ति को बर्बाद कर सकता है, जिसके चलते कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम न जाने क्या क्या बाधित हो सकता है। और अब इस सब का तोड़ निकाल लिया है चाइना ने, उपग्रह पर अटैक करने को साइड करके, काइनेटिक किल को साइड करके, बल्कि काइनेटिक किल के बजाय उसने यूज करना शुरू किया है लेजर अटैक, साइबर बेस्ड सॉफ्ट स्किल, जो चाइना को युद्ध के मैदान में कहीं आगे खड़ा करता है। और जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष सैटेलाइट क्षेत्र में अपने हाथ पैर बढ़ा रहा है, अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है, चाइना अपने लेजर और साइबर बेस्ड सॉफ्ट स्किल को डेवलप करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने 2006 में ही यूएसए के सर्रास सैटेलाइट पर हमला करके इसका टेस्टिंग कर चुका है। और चाइना लैंड बेस्ड लेजर सिस्टम को अपने उपग्रहों के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को टारगेट करके उन्हें अस्थायी रूप से अंधा करने में सक्षम भी हो चुका है। और भारतीय सैटेलाइट है ना, जैसे RIST-2B को कम काम करने से रोक सकने की क्षमता भी चाइना के पास आ गई है। इसके चलते मतलब बिना हमला किए ही चाइना दुश्मन को पंगु बनाने में सक्षम हो चुका है। 2021 में चाइना 1.5 किलो से कम वजन वाले 1 मेगावाट पल्स लेजर बना चुका है और 2031 तक इसे 5 की संख्या में डिप्लॉय करने की प्लान कर रहा है। और 5 में झंजियांग प्रांत भी शामिल है मित्रों। चाइना हाई पावर्ड माइक्रो हथियारों के दम पर ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी, डाटा सिस्टम को रिबूट करने के लिए मजबूर करने और यहाँ तक कि परमानेंट बर्बाद करने के प्लान पर भी काम कर रहा है। और चीन की यही ताकत भारतीय सैटेलाइट के लिए नए खतरे के रूप में सामने आई है मित्रों। सैटेलाइट जैमिंग के लिए चाइना हाई पावर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करता है,
ताकि कम्युनिकेशन नेविगेशन कंट्रोल कर सके। और यदि वह ऐसा कर सकता है तो परिणाम स्वरूप हमारा GSAT-32 कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और हमारी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से असफल हो जाएंगी या समय पर हम उन्हें दाग नहीं पाएंगे और चाइना बिना सबूत छोड़े अपना काम करके निकल जाएगा। और इसके चलते चाइना ने एक तरफ जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे काम किया है और जैमिंग पर काम किया है, वहीं साइबर अटैक का भी वो यूज कर रहा है, लेजर का भी यूज कर रहा है। साइबर अटैक के जरिए चाइनीज हैकर्स हमारे सैटेलाइट सिस्टम में घुसकर डाटा में हेर फेर कर करके सेना को फॉल्स इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जिससे सैन्य प्लान पूरी तरह गड़बड़ा सकता है। मतलब लड़ने से पहले ही सेना बहुत बड़े पैमाने पर पंगु हो जाएगी। और सोचो अगर इसरो में घुसपैठ करके उसने डाटा से छेड़छाड़ कर दी तो मित्रों कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ऐसा काम रशिया पहले ही कर भी चुका है। ऐसा नहीं है, रशिया यूक्रेन के खिलाफ इसका यूज ऑलरेडी कर चुका है। और इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए ख़ास तौर से चाइना ने अपनी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बनाई थी, जिसमें वो लेजर अटैक, साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक कमांड के अंदर लाया था, जिसका काम था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को सीधे रिपोर्ट करना। खैर इस स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को चाइना ने अब डिसबैंड कर दिया है और इसको काम को अलग अलग जगह बांट दिया गया है। लेकिन मित्रों वो तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशनल काम था, लेकिन इन सब से चाइनीज क्षमताएं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं इस पर तो बात करने की या पूरी तरह गहन विचार करने की ज़रूरत ही है। इसके अलावा चाइना माइक्रो सैटेलाइट्स और रोबोटिक सैटेलाइट्स का भी यूज कर रहा है और इन सब के चलते चाइनीज पावर जिस लेवल तक जा रही है ना, इसके बारे में एक तरह से डर पैदा करती है कि ये क्षमताएं कहाँ तक जाएंगी। अब मित्रों इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि चाइना बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र में एक भी गोली चलाए बगैर बहुत आगे है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं इस समय मित्रों? भारतीय सेना भी अपनी तैयारियां कर रही है और लेकिन हमारी तैयारी चाइना से कई कदम पीछे चली हुई हैं। हम अभी भी मिशन शक्ति के काइनेटिक किल पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले खतरे काइनेटिक किल से कहीं अलग हैं। काइनेटिक किल में जहां बड़े पैमाने पर मलबा होगा और पूरी दुनिया को परेशान करने लगेगा और उसका आरोप भी भारत के ऊपर आ जाएगा और युद्ध शुरू करने का आरोप भी भारत के ऊपर लगेगा, जबकि चाइना बिना सबूत छोड़े, बिना काइनेटिक किल करे चुपचाप नुकसान निकाल करके चुपचाप निकल जाएगा और सही मायने में उससे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, उसे युद्ध भी शुरू नहीं करना पड़ेगा और बिना लड़े ही वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा मित्रों। और इसीलिए चाइना गैर काइनेटिक तरीकों का यूज करने का प्लान कर रहा है या बोलें तो यूज कर रहा है। और इसमें एक्चुअल वॉर शुरू भी नहीं होगा और सामने वाले देश की अर्थव्यवस्था वगैरह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी जो हमने मिशन शक्ति के प्रयोग किया है ना, चाइनीज बोलते हैं कि उसे कम से कम 800 किलोमीटर की हाइट पर होना चाहिए, जो हमने 248 किलोमीटर की हाइट के आसपास का किया है, क्योंकि सैन्य उपग्रह के यूज के लिए 800 किलोमीटर की हाइट चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अभी भी चाइना के मुकाबले बहुत छोटा है। भारत के पास लगभग 80 से 100 सैटेलाइट हैं, जबकि चाइना के पास 700 सैटेलाइट्स हैं। अगर भारत चाइना की सैटेलाइट्स पे हमला करता भी है तो चाइना हमारी सैटेलाइट को ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाएगा या बोलें सही मायने में हमारी सैटेलाइट्स को पूरी तरह बर्बाद भी कर देगा और हम उसकी सैटेलाइट्स को शायद उस लेवल बर्बाद ना कर पाएँ, क्योंकि उसका पैनोरामा बहुत बड़ा है। लेकिन मित्रों युद्ध के क्षेत्र बदलते रहते हैं। अगर चीज़ें बदल रही हैं, भारत सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है और चाइना के हमलों को रोकने के लिए भारत सरकार के लेवल पर भी काम शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है जितना बताया जा रहा है कि चाइना बहुत आगे है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग बहुत पीछे नहीं हैं मित्रों। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम लोग भी सुपर पावर हैं। इवन जर्मनी देश जैसे देशों को सॉफ्टवेयर हम निर्यात कर रहे हैं।
जो उनके मिलिट्री स्टेशंस में मिलिट्री इक्विपमेंट्स में लगाए जा रहे हैं। खैर मित्रों, ऐसी ही जानकारियों के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन से प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है आज का, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मित्रों। नमस्कार मित्रों।